प्यारे बच्चों, क्या आप भी 20 फरवरी को अपना अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है और आपको अंग्रेजी में डर लग रहा है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। आज हमारे पास इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। यानी जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम आपके बोर्ड के पैटर्न इसी प्रकार से रहने वाला है जो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर को आपको हल कराने वाला हूँ। तो जितने भी कमजोर बच्चे हैं, इंग्लिश अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप किस तरीके से पास हो सकते हैं। और पासिंग मार्क आपको पता है कि जैसे अंग्रेजी का जो पेपर होता है आपका होता है 100 नंबर का, और 100 में हमें पासिंग मार्क चाहिए होते हैं भैया 33 प्लस। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका अंग्रेजी में आराम से 60 से 70 नंबर आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस जो तरीके मैं बताऊंगा वैसे आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी अंग्रेजी में अब बिल्कुल पास हो जाएगा, बस इस वीडियो को देख लेना। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को दिखाने का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी का हमारा पेपर होगा, पैटर्न होगा, वो किस टाइप का रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी भैया पैटर्न नहीं पता है कि आखिरकार क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो जब यही चीज पता नहीं होगी तो अंग्रेजी का पेपर आप वहां पर जब आपके हाथ में आएगा तो फिर वहां पर देखो हवा नहीं लगती। तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो इसके लिए ये वीडियो पूरा देख लेना। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके का 316 जो कि आपका इंग्लिश का पेपर कोड होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का कोड होता है, और डी वाई करके ऐसे करके आपके हिंदी में जैसे पेपर आया था ना, जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारा 18 फरवरी हिंदी का पेपर है आपका। इस तरीके से 302 वीएन ये कोड होता है। ये कोड जब तक आप कॉपी पर नहीं भरते हो बोर्ड एग्जाम की, वहां पर आपको बिना इसके भरे कॉपी चेक नहीं होगी, और कॉपी चेक नहीं होगी तो मतलब समझते ही हो आप लोग आगे चीजें। चलिए, तो ये कोड इस तरीके से रहेगा। इसके बाद आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को पढ़ने, हल करने, जो भी करना है कर लो इसी में। इसके बाद यहाँ से इसके कुछ निर्देश रहते हैं जो कि अंग्रेजी में आपके रहेंगे, तो इनको देखो, अगर आपको समझ नहीं आता तो यहीं पर समझ लो। पूरा इसी प्रकार से सेम पूरा निर्देश रहेगा। पैटर्न मतलब पूरा का पूरा, मैं आपको ये समझो कि ये डेमो है दे रहा हूं, पूरा सेम रहेगा, पूरा ऐसे ही हल करके आना। कह रहा है पहला निर्देश, जिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। कितने? 4, जिसमें आप देखोगे ए बी सी और डी। आपका ए सेक्शन अनसीन पैसेज का होता है, बी सेक्शन आर्टिकल और लेटर का होता है, सी सेक्शन आपका ग्रामर का होता है, और जो डी सेक्शन होता है ये आपका प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के लिए होता है। इस तरीके से इनमें क्वेश्चन रखे जाते हैं। आइए यहां पर देखोगे, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं ये सभी सेक्शन के, यानी आपको ये कह रहा है क्वेश्चन। अगला देखो, यहां पर मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक भी दिए रहेंगे। आइए यहां से स्टार्ट होता है पहला सेक्शन जो कि बोलते हैं इसको रीडिंग सेक्शन, और ये होता है 15 अंक का, यानी 15 मार्क्स का ये होता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए 15 अंक के लिए अनसीन पैसेज होता है। कैसे हल करोगे अनसीन पैसेज का? एक ऐसा ट्रिक, ऐसा तरीका जो कि भाई साहब कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए काम करेगा। आपको सिर्फ इसको पहले पढ़ना है ध्यान से। आप इस तरीके से देखो, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब कि यहां पर ये कह रहा है कि आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और फिर इसी पैसेज के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न पूछते हैं? 5 प्रश्न। एक प्रश्न का 3 अंक मिलता है, तब जाके होता है 15 यानी 15 मार्क्स का। देखो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे हल करोगे। नो कॉन्सियस स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कन्फ्यूशियस हैज कम डाउन टू अस, बट it is possible to reconstruct its main outlines clearly. He believed that government should be aimed at bringing about the welfare and happiness of the whole peoples. इसका मतलब क्या है भाई? देखो, अगर मान लो आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो तब तो सही बात है। जब आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आप देख तो सकते हैं ना वर्डों को, सिर्फ वर्डों को देख करके पहचान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। बोले भैया इतना तो हमें आता है ना, 12वीं में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखो इसका अगर आप अर्थ निकालना चाहो तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, और अगर नहीं भी निकाल पाते तो तभी टेंशन नहीं लेना, बस मैं आपको यहां पर ए टू जेड जीरो लेवल सारी चीजें बताऊंगा। देखो इसका मतलब है नो कॉन्शियस स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि जो कन्फ्यूशियस था, यहां पर एक नाम आपको मिल जाएगा। कन्फ्यूशियस कौन था भैया? ये एक दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक था, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब यहां पर होता है राजनीतिक दर्शन। तो कन्फ्यूशियस के जो राजनीतिक दर्शन की अगर यहां पर बात करें, किसके? कन्फ्यूशियस चीन का दार्शनिक था, आप सभी को पता होगा, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं हिस्ट्री में। तो जो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन का कोई संक्षिप्त यानी सूक्ष्म विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है।
इसका मतलब यहाँ पर नो, नो का मतलब नहीं प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बट इट इज पॉसिबल टू रिकंट्रस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो मुख्य रूपरेखा थी, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था रिकंट्रस्ट। रिकंट्रस्ट का मतलब होता है पुनर्निर्माण। इट्स मेन्स आउटलाइंस, यानी कि रूपरेखा, आउटलाइन का मतलब रूपरेखा, आप जानते हैं। हमें ये चीज यहाँ पर इसका मतलब ये समझो कि हमें ये नहीं पता कि जो कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी दार्शनिक था, दर्शन शास्त्र, उसका क्या रूल्स था, क्या क्या वो करना चाहता था, हमें ये नहीं पता। लेकिन फिर भी हमें इतना पता है कि जो उसकी रूपरेखा थी, इसका कुल मिला के रूपरेखा जो थी उसका यही था, उसका ये मानना था कि गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, सरकारों का जो यहाँ पर कहने ना, गवर्नमेंट शुड बी एम्ड, यानी कि सरकारों का जो उद्देश्य है वह होना चाहिए ब्रिंग अबाउट वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल, यानी कि गवर्नमेंट यानी सरकारों का उद्देश्य संपूर्ण जनता के कल्याण और सुख सुनिश्चित करना ही होना चाहिए। यानी हम यहाँ पर कन्फ्यूशियस के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि उसका मानना था कि सरकारों का, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वहाँ की जनता उनसे खुश रहे और पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे, आराम में रहे, सुख में रहे, चैन में रहे। ये सारी चीज़ें उसका जो है एक मानना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका जो है अर्थ निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार से पूरा पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा पढ़ूंगा तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा, हमें तो डायरेक्ट आंसर लिखने हैं ना। तो चलो मैं आपको आंसर फाइंड करने का ट्रिक बताता हूं। काफी सारे मैंने अनसीन पैसेज आपको सॉल्व कराए हैं, सभी में सेम ट्रिक, सेम तरीका अप्लाई करना है मेरे भाई आपको। देखो यहां से आपके सामने इस तरीके से एक दिया है, देखो इसमें क्वेश्चन कर रहा है व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सरकारों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है तो यहां पर व्हाट लगेगा, क्वेश्चन वर्ड है। तो देखो जब आंसर लिखोगे तो आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप कॉपी में आंसर लिखना तो जो इसके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे कि यहां पर दिया है व्हाट, आप कहीं पर हु, कहीं पर व्हाई, कहीं पर हाउ, ऐसे वर्डों को हम आंसर लिखते टाइम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये तरीका पता है ना आपको। चलिए तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए हम लोग कॉपी में इस तरीके से ऊपर डाल देंगे, यहां से लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आंसर नंबर 1 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है पहले का आंसर ए नंबर का, तो ए नंबर यहां पर आंसर ए डालेंगे। अब यहां पर हमें क्या मिला, जैसे कि मान लो आप आंसर पहचान गए तब तो लिख दोगे, अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो इस तरीके के जैसे गवर्नमेंट एम, इन वर्डों को आप पैसेज में फाइंड करो। जब आप देखोगे तो यहां पर गवर्नमेंट मिला, यहां पर एम मिला, तो हम समझ गए कि यहां से इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर आप किस तरीके से देखो लिखोगे, बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक बताता हूं मैं। सबसे पहले मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड को हटा दो, तो यहां से लिखोगे शुड द गवर्नमेंट, सॉरी यहां से शुड द गवर्नमेंट, यहां से लिखना, इस क्वेश्चन वर्ड को हटा देना, ठीक है। तो यहां से लिखोगे इस तरीके से आप इसका आंसर, जब तो यहां पर आएगा शुड द, SHOULD, ठीक है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। शुड द गवर्नमेंट, शुड द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, शुड द गवर्नमेंट एम, एम मतलब होता है उद्देश्य, तो इसमें एम कर देना, ठीक है ना। अब देखो शुड द गवर्नमेंट एम, हमने क्वेश्चन का इतना जो है व्हाट को हटाकर ये इतना उतार दिए। इसके बाद इसमें आएंगे शुड बी द एम एट, अब यहां से इसको पूरा का पूरा यहां तक उतार दो, ठीक है। जहां अब देखो इतना तो जानते हो ना कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा आधा अधूरा तो होगा नहीं कोई लाइन, जहां तक ये लाइन पूरी ना हो जाए वहां तक सिर्फ आपको उतारते चले जाना है। यही सिंपल ट्रिक है आंसर को फाइंड करने का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर एम के लिखने के बाद यहां से क्या करोगे, यहां से लिखोगे एट, क्या है भाई, फिर यहां पर ब्रिंगिंग, VRINGING, ब्रिंगिंग अबाउट, ABOUT, अबाउट द वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल, WHOLE, होल पीपल, यानी कि राज्य में या सरकार में या देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के लोगों की खुशी और खुशहाली ही एक राजा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी एक सरकार का यही उद्देश्य होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, सिंपल सा भाई, कहीं नहीं जाना आपको, यहीं पर आंसर है पूरा। ऐसे यहां पर देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, यहां पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री,
है ना। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे लोगों को हमें देश के देश में बैठाना चाहिए। बैठाने का मतलब समझ रहे हो, सरकारों में हमें कैसे लोगों को लाना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखो इसका जब आंसर आपको फाइंड करना है, सिंपल चुटकी वाला ट्रिक लगाएंगे और आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमको एडमिनिस्टर हो गया और कंट्री, ये दो शब्दों को हमें यहाँ से क्वेश्चन से उठाना है और पैराग्राफ में देखना है कि भैया ये दोनों शब्द हमें कहीं पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर पहले पेज में तो नहीं था, दूसरे पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्टर्ड हो गया और इसी प्रकार से ये कंट्री, ये दोनों शब्द इस लाइन में मिल रहे हैं। तो हमें इतना अंदाजा लग गया, अंधे को ही अंदाजा लग जाएगा इतना, मतलब अगर वो देख पाएगा थोड़ा बहुत, है ना, या उसको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है तो वो अंदाजा लगाएगा। तो आपको अंदाजा लगाने मेरे भाई, आप लोग अंधे नहीं हो, आप एकदम फिट हो, ठीक है ना, एकदम आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को तोड़ के आओगे। ऐसे करना, यहाँ से देखो यहाँ तक में ये सेंटेंस पूरा खत्म हो रहा है, आप क्या करो इसके शुरू में पहले जाओ कि भाई ये कहाँ से शुरू हो सकता है, हमें सरकार में कैसे लोगों को बैठाना चाहिए। देखो यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, सच कैपेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ और डेथ और पोजीशन। देखो हमें क्या करना है, इसमें यहां तक पूरा लिखना है, ठीक है ना, पोजीशन तक, लेकिन आपको एडमिनिस्टर्ड से ही आंसर नहीं हो जाएगा, आपको यहां से करना पड़ेगा आगे से, है ना। यहां से यहां पर कह रहा है कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड, यानी जब हम लोग मोस्ट कैपेबल मैन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सख्त व्यक्ति, या बोले तो जिसको ज्यादा नॉलेज है, ऐसे व्यक्तियों को जब हम लोग बैठाएंगे सरकार में, योग्य व्यक्तियों को, मोस्ट कैपेबल का मतलब आप ये समझ सकते हो योग्य व्यक्ति, है ना। तो हमें योग्य व्यक्ति को तो बैठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार में अनपढ़ व्यक्ति को बैठा दें, वो देश की भी मतलब लंका लगा देगा। ऐसा आप जानते हो आज के टाइम पर जो राजनेता हैं क्या करते हैं भाई, उनको मतलब ये नहीं पता है कि जब देश का बजट आता है तो उनको बजट के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब जिनको पता नहीं तो वो आपके देश का क्या भविष्य तय करेंगे, आप ये बताओ। क्योंकि आज की जो सरकारें हैं, आज के टाइम पर जो भी चुनाव होते हैं वो किस टाइप पर होते हैं, धर्म के नाम पर होते हैं, जाति के नाम पर होते हैं। तो भाई साहब अगर किसी की जाति की संख्या ज्यादा है तो वहां पर उसको जाकर के विधायक सांसद बना देंगे, और उसको पता नहीं है कि भाई एजुकेशन क्या है ये सारी चीजें, तो बस वही लंका लगाए रहेंगे आपके देश के सिस्टम की, ठीक है। तो ये एक समस्या होती है। तो यहां पर दार्शनिक यानी कि कन्फ्यूशियस का मानना था कि हमें जो है देश की सत्ता में मोस्ट कैपेबल मैन यानी कि सबसे योग्य व्यक्तियों को बैठाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर चलिए फाइंड करते हैं। यहां से आपको लिखना है आंसर नंबर वी, ठीक है। तो ए नंबर का तो भैया हमने यहां पर चाप दिया। चलिए तो अब यहां से एक लाइन बीच में छोड़ देंगे और इस तरीके से लिखेंगे आंसर वी, एंड यहां से इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो आंसर यहां से लिखना है आपको, यहां से कुड बी डन ओनली, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में था हु को हटा सकते हो आप लोग, शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, या तो आप चाहो तो यहां से भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहां से भी मिलेंगे और यहां से भी मिलेंगे। तो यहां से आपको क्या करना है, चलिए इसका आंसर इस तरीके से लिखना है जो मैं बता रहा हूं आपको। यहां से लिखना है कुड बी, ये एक ऐसा तरीका है जो कि बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा ये कर सकता है। कुड बी डन ओनली, DONONLI, could be done only when the government GOVERNMENT could be done only the government was administered, ADMINISTERED, administered by the most capable, CAPABLE, most capable man in the country, in the COUNTRY, in the country। इतना भी आप कर सकते हो तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। मतलब हमें देश में जो है सरकारों पर सबसे ज्यादा योग्य व्यक्तियों को बैठाना चाहिए। इसके आगे जो कह रहा है यहाँ पर, सच कैपेबिलिटी हैज नथिंग टू डू बर्थ, यानी कि जो योग्यता होती है जन्म से नहीं आती है, यहाँ पर ये कह रहा है ना। नथिंग टू डू विथ बर्थ और डेथ, जन्म या मृत्यु से योग्यता नहीं होती है। योग्यता होती है तो भाई साहब उसके कैरेक्टर से, है ना, उसके नॉलेज से, उसी को हम योग्य मानेंगे जिसका कैरेक्टर सही है, नॉलेज है ना, तो वो योग्य होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति है, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो वो विद्वान ही पैदा होगा। जब उसको सिखाएंगे, वैसा नॉलेज धीरे धीरे देंगे, तभी जाकर के वो नॉलेज उसके अंदर आएगी और वो विद्वान बन पाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। कुछ इस तरीके का यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए। ऐसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज। अब देखो
यहाँ पर आंसर कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो मैंने ट्रिक बताया था कि भैया आपको क्वेश्चन के जो है पहले क्वेश्चन है कोई कुछ वर्ड जैसे एजुकेशन हो गया, वाइडली हो गया, डिफ्यूज हो गया। अब आओ पहले इसमें, आप पहले फाइंड करो, जैसे एजुकेशन यहां पर मिल रहा है, वाइडली यहां पर मिल रहा है, डिफ्यूज यहां पर मिल रहा है, तो इतना तो अंदाजा लग गया ना कि आंसर यहीं पर कहीं हो सकता है इसी लाइनों में, ठीक है। तो बस यहां पर आगे जाओ और जहां से ये सेंटेंस शुरू होता हो और जहां से ये सेंटेंस खत्म होता हो आप ये समझ जाओ वही इसका आंसर है। तो यहां से देखो ये शुरू है, एजुकेशन शुड देयर फॉर बी वाइडली डिफ्यूज सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, माइट बी प्रिपेयर फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यहां तक पूरा आंसर है इसका, यहां से लेकर के यहां तक। अब बताओ समझ में आ रहा है ना। हमेशा क्वेश्चन के वर्ड को उठाना, पैराग्राफ में मैच कराना, फिर देखना कि सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग, ये अंधी तरीका है एकदम नंबर पाने का, बिल्कुल सिंपल। अनसीन पैसेज में कुछ नहीं करना, टेंशन इसकी छोड़ दो आप लोग। इस तरीके से आपको तीसरा चौथा पांचवा ये सारे क्वेश्चन देखो, ई नंबर में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज दैट मीन्स कैपिटेंस, कैपिटेंस का आप यहाँ पर एक वर्ड मिला होगा कहीं पर कैपिटेंस, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है, पूरा अच्छे से इसको जब देखोगे ना तो कहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो कैपेबल, ये कैपेबिलिटी मिला है, ठीक है, तो इसी का होगा। अब कह रहा है इसका आप बताओ कि भाई साहब इसका क्या मतलब है ना। ऐसे यहाँ पर मीन्स का मतलब इसका क्या मतलब, तो इसका हो जाएगा कैपेबिलिटी यानी योग्यता, ये हो जाएगा, है ना। तो यही आपका मिल रहा है, यही आपका हो जाएगा कैपेबिलिटी। अगला तीसरा, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स वी गिवन टू, वी गिवन टू का मतलब क्या होता है, तो कुड बी डन ओनली, आपको यहाँ पर मिला है कुड बी डन ओनली, ये इसका आंसर है, एक नंबर का है। अगला क्वेश्चन तीसरा ई नंबर में कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डिफ्यूज, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से आप आ जाओगे सेक्शन नंबर बी में, और ये आपका 10 नंबर का आर्टिकल 10 नंबर का लेटर वाला सेक्शन है, 20 नंबर का सेक्शन होता है ये। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। आप यहां पर सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कैसा पैटर्न पूछा जाएगा, ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे कि पहला एक दिया है द आर्ट ऑफ ऑर्टरी यानी भाषण कला पर आर्टिकल लिखो, या तो एन एजुकेशनल ट्रिप, जैसे कि कोई शैक्षिक यात्रा, आपके स्कूल से कोई ट्रिप लिवा जाते हैं ना, टूर जिसे बोलते हो आप लोग, कहीं घूमने के लिए आगरा गए भैया, कहीं मथुरा गए, कहीं वृंदावन गए, है ना, बहुत सारी अयोध्या गए, तो ऐसी जगहों पर घूमने के लिए हम लोग एक एजुकेशनल ट्रिप तैयार करते हैं, और उसी ट्रिप के बारे में आपको जो यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है। एनी वन का मतलब समझ लो अच्छे तरीके से, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, बोल्ड कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर को नहीं समझ पाते, तो आप इस वीडियो को देख करके पेपर को पहले समझो। 3 दिए हैं, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत में अंग्रेजी का महत्व, 3 में से कोई एक आपको चूज करना है और उसको लिख देना, 10 अंक मिल जाएंगे। लिखने का तरीका एक वीडियो में बहुत जल्द आर्टिकल पर लाऊंगा, कैसे लिखना है ना। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आपको 10 नंबर का लेटर, जैसे कि सपोज यू आर आनंद, आपको मान लेना है कि आप आनंद हो कुछ देर के लिए, जब तक लेटर लिखो। और फिर कह रहा है कि लिखो, क्या लिखना है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी, अपने शहर के डीएम यानी जिलाधिकारी को, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रांसिक्विलिटी टू डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली सफर रिलीजियस क्लेसेस। देखो आपका शहर जो है, आपका जिला जो है, इस टाइम पर धार्मिक गतिविधियां, जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े मुद्दे होते रहते हैं ना, उनसे गुजर रहा है। तो आप मान लो कि आप आनंद हो और एक जिलाधिकारी को पत्र लिखो कि इसको मेंटेन किया जाए, मतलब कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप जो है एक पत्र लिखो। तो ये आपका हो गया। इसी का एक अथवा पोर्शन होता है, यहां पर और करके इधर दिया है, जो कि आपके सामने तीसरे का अथवा। तो इसमें क्या है देखो, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज, यानी कि अपने जिले में जिलापूर्ति अधिकारी को पत्र, जो कि खराब किस्म के अनाज, बैड काइंड ऑफ ग्रेन, खराब किस्म का जो अनाज है या अन्य वस्तुएं हैं, अदर कमोडिटीज है ना, अन्य वस्तुएं की आपूर्ति रोकने के लिए अनुरोध आपको करना है, इस पर एक पत्र लिखना है। 3 पत्र मैं आपको लाऊंगा लेटर, जो कि अगर आप उनको कर लेते हो बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा 10 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन देखो यहाँ पर, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा अच्छे तरीके से, लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया ना। हर एक क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना, नए पेज के अलावा आपको ब्लैक पेन ब्लू पेन कैसे क्या यूज करना, क्वेश्चन का हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन यूज करना इस तरीके से, और आंसर लिखने के लिए नीला पेन, ठीक है। चलो यहाँ से प्रश्न संख्या 4 देखो,
ये जो ग्रामर होती है ना, ये सेक्शन सी पूरा का पूरा 25 अंक के लिए पूछता है, 50 मार्क्स के लिए। तो 25 अंक के लिए देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसमें कह रहा है ना चौथे क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट आंसर, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, तो इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ये हो जाएगा। द फ्रेज सेटअप मीन्स सेट इन का हो जाएगा टू बिगन, ये होगा। साइनोनिम्स डिमिनिश का आपका ड्विंडल होता है, साइनोनिम्स यानी समानार्थी, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इनमें से आप बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जैसे कि ए नंबर में दिया है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, ये हो गया, तो क्या ये करेक्ट है? तो बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका सही है। तो आपको इस तरीके से 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, इनको पहले पढ़ो, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि आपका ओनली ए, ओनली बोथ बी एंड डी, यानी कि बी और डी दोनों सही है, या केवल बी सही है, केवल सी सही है। तो आपको ये जो है विकल्प दिए जाएंगे, तो इसमें से केवल ओनली ए आपका सही है, मतलब ये वाला सही है, तो आपको यही सही कर देना है। आपका ए वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरीके से डी नंबर हो गया। 5वां ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है एंटोनियम्स रिगोरियस। रिगोरियस का एंटोनियम्स मतलब कि आपको इसका विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना, साधारण, ये वाला सही है। इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन है, ए बी सी एंड यहाँ पर डी एंड ई, 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन है, मतलब कि आपका 10 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें समझ में आया सारी चीजें। इसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 5 आएगा, जिसमें कह रहा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाना है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखोगे। पहला एक क्वेश्चन है, हु आर यू। अब यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको एनी वन लगा हुआ मिलेगा, मतलब कि 2 रहेंगे, 2 में से कोई एक करना है। तो देखो, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, यहां पर क्वेश्चन वर्ड है। फिर है ही आस्क्ड द जेंटलमैन, इसका आपका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, यानी उसने सज्जन से कहा या साधारण व्यक्ति से कहा, हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर, वह कौन है वो, और वह यहाँ पर क्यों आया है या क्यों है। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। सेकंड नंबर ये क्वेश्चन आपके सामने है इस तरीके से, इनका सोल्यूशन इधर रहा। फिर आपको बी नंबर में कंबाइन यानी कि जो सिंथेसिस होता है वो पूछेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको इनटू सिंपल सेंटेंस इसका बनाना है, तो ये इसका सिंपल सेंटेंस बना करके यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। दूसरा ये इसका आपका यहाँ पर सोल्यूशन ये रहा। तीसरा आपके पास सी नंबर है, कह रहा है कि एनी वन, आपको यहाँ पर डायरेक्ट जैसे कि ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि आपको पहला दिया है इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना, तो ये इसका आंसर दिया गया है। कोलकाता इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, अब इसका पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता इज बिगेस्ट का बिगर, है ना, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि कोलकाता जो है अदर किसी सिटी से बड़ा है हमारे भारत में, ये इसका हो जाएगा। अफर्मेटिव बनाना दूसरे सेंटेंस में, तो इसका एक अफर्मेटिव हो गया। डी नंबर में करेक्ट एनीवन, आपको कोई सही करना है, जैसे कि यहाँ पर एक दिया है, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर्स, तो आपका एक सही करना, ये आपका सही सेंटेंस बन जाएगा। कोई एक करना, एक छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ई नंबर क्वेश्चन आएगा, कहेगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि इन जोड़ों में से किसी को चुनना है और अपना एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि कैनवास कैनवास, दोनों मीनिंग अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन आपको एक चुन करके उसका मीनिंग अलग करना है, कि आप उसका सेंटेंस बनाओ और अर्थ अलग अलग निकले। तो देखो पहले को चुना है, जैसे कैनवास और कैनवास को, पहले में CANVAS है, दूसरे में CANVASS है, ठीक है। तो देखो दोनों का सेंटेंस अलग अलग तरीके से इस तरीके से बनाया है। ये आपका पहले के लिए हो गया, है ना, यहाँ पर ये कैनवास के लिए, और दूसरे के लिए हो गया जो कि आपका ये वाला कैनवास कहाँ गया, ये रहा, है ना। दोनों का मीनिंग अलग, ऐसे 2 सेंटेंस बनाने होंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आप छोड़ देंगे, ठीक है, दोनों का बताया है बट एक छोड़ देना है। यहाँ से आ जाओगे आपका प्रश्न संख्या 6, जो कि आपका ट्रांसलेशन, जो कि पूछेगा 5 अंक के लिए, ठीक है। जो कि इस तरीके, जैसे पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे, कुछ समय बाद वे घोड़े, ऐसे करके पूरा एक सेंटेंस आएगा 5 नंबर का। इसका आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, 5 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहां से सेक्शन डी आएगा, जो कि आपका लिटरेचर का होता है, 40 नंबर का ये होता है। इसमें आपका प्रोज का 15 नंबर, पोएट्री का 10 नंबर और सप्लीमेंट्री का 15 नंबर आएगा, इस तरीके से पूरा 40 का, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में अथवा रहेगा, और आपको एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन करने, मतलब यहाँ पर 8 नंबर आपका प्रोज से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर में हर दूसरा परिवार किस काम में लगा हुआ था, तो चूड़ियां बनाने में इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट बेंगल्स मेकिंग फैमिली, यानी चूड़ियां
रोटी बनाने के लिए फेमस थे सभी परिवार। इन दिस टाउन आर इंगेज इन दिस बिजनेस, यानी कि इस टाउन में, इस कस्बे में जितने भी लोग थे उनमें हर दूसरा घर किस में इंगेज था, तो इसी व्यापार में, चूड़ियों के व्यापार में। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कर दिए। अथवा वाला जो क्वेश्चन उसको छोड़ देंगे, तो ए में अथवा मिलेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी अथवा है। तो पहला ये है अथवा का क्वेश्चन, एक ये दिया है, व्हाई डिड गांधी जी चीट द लॉयर मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने लॉयर यानी वकील को क्यों फटकार लगाई थी, इसका आंसर ये रहा। इस तरीके से कर देना है। फिर आप आ जाओगे प्रश्न संख्या 8 में। ये आपके क्वेश्चन जो चल रहे हैं प्रोज के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8वें का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दिया गया है, देखो ए और बी ऐसे पूरा है ना, दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है। आपका 9वां क्वेश्चन पोएट्री से एक स्टैंजा आएगा, स्टैंजा के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो ये देखो स्टैंजा के ये क्वेश्चन है, तीनों यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर। आपको 10वें क्वेश्चन में एक सेंट्रल आइडिया देखो, माई मदर एड 66 कीपिंग क्वाइट हो गया। ये 4-4 नंबर के, एक जैंट जेनिफर्स डाइवर्स, ये मैं तीनों, और एक और मैंने कराया है कीपिंग क्वाइट का भी, तो मैंने सेंट्रल आइडिया करा दिए हैं। इतना आपका पोएट्री था। अब यहाँ से सेम ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के सप्लीमेंट्री के, देखिए ए नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसी का अथवा क्वेश्चन, बी नंबर का क्वेश्चन ये रहा, और इसी का ये एक अथवा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये है। और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से, जो कि किसी एक को करना है। तो ए नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर है, बी नंबर आपको छोड़ देना है क्योंकि एक करना है। इस प्रकार से पूरा इंग्लिश का ये पैटर्न है, जो कि बोर्ड का पेपर आपका ऐसा ही आने वाला है। और मैंने पूरा पेपर इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाओ और अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओ। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला पाओ।